गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है संरचना के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के आधार पर जो हमने पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन है तो वर्गीकरण में सबसे पहले हमने ये कहा था कि प्रकृति के आधार पर, इसका उद्गम स्रोत के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। फिर हमने कहा था एकलक इकाई के आधार पर, और फिर हमने क्या कहा था कि संरचना के आधार पर, फिर हमने कहा था बहुलीकरण के आधार पर, ताप के आधार पर और आणविक बलों के आधार पर। तो नेक्स्ट अपना है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो संरचना के आधार पर बहुलक को 3 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर संरचना के आधार पर 3 भागों में। तो एक नंबर क्या है अपने पास, एक नंबर अपने पास रेखीय बहुलक। क्या है? रेखीय बहुलक। ठीक है जी। और दूसरा अपने पास में क्या है, दूसरा है शाखित पॉलीमर या शाखित बहुलक। ठीक है। और तीसरा अपने पास में क्या आ जाएगा, तिर्यक बंध बहुलक। तीसरा क्या आएगा, तिर्यक बंध बहुलक आएगा। ठीक है। तो रेखीय जो बहुलक होता है, क्या होता है रेखीय बहुलक? तो देखिए, रेखीय बहुलक के अंदर जो एकलक इकाइयां होती है, क्या होती है, एकलक इकाइयां। कहने का मतलब है जो रेखीय बहुलक होता है उसमें एकलक इकाइयां होती है। क्या होती है? एकल इकाइयां। और वो इस रूप के अंदर आपस के अंदर बॉन्ड बनाते हुए रहती है। ये इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से सीधी रेखाओं के अंदर निश्चित जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेखीय बहुलक कहते हैं। तो ये जो रेखीय बहुलक होता है, इस बहुलक की श्रृंखला एक दूसरे पर जमी रहती है। और इस बहुलक में खास बात है कि इनकी जो तनन सामर्थ्य होती है, क्या होती है, तनन सामर्थ्य। क्या होती है? तनन सामर्थ्य होती है, वो क्या होती है, उच्च होती है। इनकी तनन सामर्थ्य क्या होती है, उच्च होती है। और अब तनन सामर्थ्य का मतलब क्या है, तनन सामर्थ्य। ठीक है। और इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है। इनके तनन सामर्थ्य भी क्या होती है, उच्च होती है। और ये जो एकलक इकाइयां होती है वो क्या होती है, रेखा के अंदर होती है, जिसको हम लीनियर कहते हैं, कि ये रेखीय संयों के रूप में जुड़ी हुई रहती है। और ये इकाइयां एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से सेट रहती है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। अब रेखीय बहुलक के अंदर जो इकाइयां एक दूसरे के साथ में जुड़ती है वह क्या बनाती है, वांडर वाल बंध बनाती है। क्या बनाती है? वांडर वाल आबंध बनाती है। ठीक है। और ये जो वांडर वाल बंध होता है ये कैसा होता है, कमजोर होता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है। अब रेखीय बहुलक में अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि एग्जाम्पल क्या है, तो उच्च घनत्व जो पॉलीथीन होती है, क्या होती है, उच्च घनत्व पॉलीथीन। तो वो किस में आती है, उच्च घनत्व पॉलीथीन भी किस में आती है, रेखीय बहुलक के अंदर आती है। ठीक है। इसके अलावा नाइलॉन है, पॉलिस्टर है। क्या है? नाइलॉन व पॉलिस्टर। तो नाइलॉन होता है, क्या होता है, नाइलॉन। और पॉलीएस्टर, क्या होता है, पॉलीएस्टर होता है। तो ये भी क्या कहलाते हैं कि ये सब क्या है, रेखीय पॉलीमर है। क्या ये रेखीय पॉलीमर है, जिसको हम बोलते हैं रेखीय बहुलक है। ठीक है। तो कहने का मतलब रेखीय बहुलक की क्या विशेषता होती है कि रेखीय बहुलक होते हैं उसमें एकलक इकाइयां होती है। और रेखीय बहुलक में जो एकलक इकाइयां होती है वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से जमी हुई रहती है। कहने का मतलब ये इस प्रकार की जो इकाइयां होती है जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से वान डर वाल बल के द्वारा बंधी हुई रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में उच्च घनत्व पॉलीथीन, इसके अलावा नाइलॉन और इसके अलावा पॉलिस्टर। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं रेखीय बहुलक में। अब पढ़ते हैं 2 नंबर अपने पास में क्या है, शाखित पॉलीमर। देखिए शाखित पॉलीमर क्या है, 2 नंबर। इसके बाद अपने पास में है 2 नंबर शाखित, 2 नंबर है शाखित बहुलक। तो शाखित बहुलक में क्या होता है कि शाखित बहुलक का मतलब है कि एकलिक इकाइयां इस प्रकार से
रेखीय रूप में होती है या एक सीधी रेखा के अंदर ये इस प्रकार से आबंध बनाकर रखती है। और इसके साथ में जो कुछ एकल इकाइयां होती है वो इस प्रकार से क्रॉस के रूप में और शाखाओं के रूप में जुड़ी हुई रहती है। इस रूप में रहती है, शाखाओं के रूप में जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है शाखित। क्या होती है? शाखित श्रृंखलाएं होती है। तो ये जो एकलिक इकाई है उसमें कुछ शाखाएं क्या निकलती है, ब्रांच के रूप में निकलती है। और इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये श्रृंखलाएं समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। ये कहने का मतलब भी यहाँ पे जुड़ने वाली एकलक इकाइयां हैं। क्या है? एकलक इकाइयां। तो ये जो शाखित बहुलक में जुड़ने वाली एकलक इकाइयां हैं वो समान भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा ये इकाइयां क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है। कहने का मतलब भी शाखित बहुलक के अंदर जुड़ने वाली जो एकलक इकाइयां होती है वो समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल बात करते हैं कि इन एकलक इकाइयों में या शाखित बहुलक का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। इनकी तनन सामर्थ्य भी क्या होती है, कम होती है। इनकी तनन सामर्थ्य भी क्या होती है, कम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाखित बहुलक कहते हैं। ठीक है। और शाखित बहुलक के अंदर और क्या विशेषता है इसकी कि इनका घनत्व तो कम होता ही है और ये तनन सामर्थ्य भी क्या रखते हैं, कम। और तनन सामर्थ्य का मतलब क्या होता है कि जब किसी पॉलीमर को खींचते हैं या किसी भी रेशे को खींचेंगे तो वो लास्ट तक टूटता नहीं, यानी इसमें वंडरबल क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तनन सामर्थ्य इसकी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहें कि शाखित बहुलक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो शाखित बहुलक में एग्जाम्पल आता है अपने पास जैसे एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन। ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजन। क्या आता है, ग्लाइकोजन। इसके अलावा निम्न घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन या जिसको हम क्या कहते हैं, एलडीपी। जिसको हम क्या बोलते हैं, एलडीपीई। ठीक है। तो एलडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलडीपीई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो। और डी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलीएथीन। क्या होता है, पॉलीएथीन। लो डेंसिटी पॉलीएथीन। ठीक है। तो ये क्या होता है, शाखित बहुलक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, नेक्स्ट अपने पास में तिर्यक बंध बहुलक। तीसरा कौन सा आता है, तिर्यक आबंध बहुलक। देखिए देखिए नेक्स्ट आता है अपने पास 3 नंबर, तिर्यक बंध बहुलक। तो तिर्यक बंध बहुलक का मतलब क्या होता है कि तिर्यक बंध बहुलक का मतलब होता है कि इसमें जुड़ने वाली श्रृंखलाएं या एकलक इकाइयां इस प्रकार से होती है। ये क्या होती है, रेखीय होती है। क्या होती है, रेखीय। ठीक है। क्या होती है, रेखीय इकाइयां होती है। अब ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो जो रेखाएं हैं वो जो श्रृंखलाएं हैं वो इस रूप में जुड़ती है। तो ये क्रॉस क्या बनाती है, तिर्यक आबंध बनाती है। क्या बनाती है, क्रॉस तिर्यक आबंध बनाती है। तो ये जो तिर्यक आबंध होता है ये कैसा होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, यानी सहसंयोजक आबंध होता है। क्या होता है, सहसंयोजक आबंध। और यह सहसंयोजक आबंध कैसा होता है, प्रबल होता है। कैसा होता है, प्रबल। ठीक है। और प्रबल होने के कारण ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और इनकी विशेषता क्या है कि ये जितने भी तिर्यक आबंध बहुलक होते हैं ये द्विव आबंध और त्रिआबंध त्रिआबंध बहुलक यौगिकों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, बहुलक यौगिकों में। ठीक है। ये त्रिआबंध और मतलब इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड बहुलकों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी विशेषता कि ये जो जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, तिर्यक आबंध होते हैं। ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, कठोर। क्या होते हैं, ये कठोर। और ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठीक है। अगर इनको क्या कर दिया जाए, किसी विलायक के अंदर घोल लेते हैं
तो ये विलायक को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, विलायक को सोख लेते हैं, यानी हर किसी भी कंपाउंड के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन होता है, वो एकदम डिजोल्व या इसमें घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं और मजबूत, आसानी से टूटने वाले नहीं होते हैं। लेकिन जब ये टूट जाते हैं, इसको पुनः जोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये द्विबंध और त्रिबंध के अंदर पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, त्रियक आबंध युक्त होते हैं, कठोर में कैसे होते हैं, दृढ़। जैसे एग्जांपल की बात करें, बेकेलाइट आता है, क्या आता है, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट कैसे बनता है, बेकेलाइट का निर्माण होता है कि फिनोल के अंदर क्या मिला देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल प्लस में क्या मिला देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट भी किसका एग्जांपल है, साकित है, सॉरी त्रियक बंध बहुलक का। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट क्या है, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। तो मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड भी किसमें आते हैं, तो मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड भी क्या होता है, कि त्रियक आबंध बहुलक होता है। इसके अलावा रेजिन भी आता है, और वेकलाइज्ड रबर भी होता है। वल्कनीकृत रबर, क्या कौन सा रबर, वल्कनीकृत रबर भी किसके अंदर आता है, वल्कनीकृत रबर भी इसमें आता है, त्रियक आबंध आबंध बहुलक के अंदर आता है। तो ये होता है त्रियक आबंध बहुलक, जो क्रॉस आबंधित होते हैं, और इनकी जो श्रृंखलाएं होती है वो सहज योजक आबंध के द्वारा मजबूत बंधी हुई रहती है। और ये जो एकल इकाइयां होती है, इनके बीच में मजबूत क्रॉस बंध पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं कि ये द्विबंध और त्रिबंध आबंध यौगिकों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे बेकेलाइट की बात करें, वल्कनीकृत रबर होता है, रेजिन होता है, और मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये सब किसमें आते हैं, त्रियक आबंध। तो संरचना के आधार पर बहुलक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। जैसे रेखीय बहुलक, साकित बहुलक और त्रियक बंध बहुलक है। इसके बाद हम बात करते हैं तापमान के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है 4 नंबर, ताप के आधार पर। 4 नंबर देखिए, ताप के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। तो ताप के आधार पर बहुलक की बात करें, 4 नंबर, ताप के आधार पर। ठीक है, तो ताप के आधार पर बहुलक को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर। सबसे पहले कौन सा आता है, ताप सुघट्य, ताप सुघट्य। ठीक है, और 2 नंबर क्या होता है, ताप दृढ़ बहुलक। कौन सा होता है, ताप दृढ़ बहुलक होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो ताप सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो ताप दर जो बहुलक होते हैं और ताप सुघट्य बहुलक होते हैं, उसमें क्या होता है, अंतर होता है। कैसे, देखिए, तो ताप दर बहुलक है, और सबसे पहले क्या था, ताप सुघट्य बहुलक है। कि ये जो बहुलक होते हैं, ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम। ठीक है, इनको बार बार गर्म किया जा सकता है, बार बार क्या कर सकते हैं, इसको गर्म कर सकते हैं। इनके जो रेशे होते हैं, क्या होते हैं, रेशे, वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इसको बार बार गर्म करके क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इनको बार बार यूज करके और इनको ठंडा करने के बाद उसका पुनः क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये इन श्रृंखलाओं के मध्य आणविक आकर्षण बल क्या होता है, प्रत्यास्थ, और इसमें कोई क्रॉस बंध नहीं होता, और गर्म करने पर इनकी संरचनाओं में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब कि इन बहुलकों को यदि बार बार गर्म किया जाता है तो इनकी संरचना में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने का मतलब कि जो हम घरों के अंदर पीवीसी पाइप काम में लेते हैं, है ना,
तो कहने का मतलब जब पाइप का हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, तो उन पाइपों को एक दूसरे के यदि क्या करवाते हैं, रोलिंग करवाते हैं, तो कहने का मतलब उनको बार बार गर्म किया जाए तो उनकी संरचना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। तो संरचना में प्रभाव न होने के कारण इनको पुनः बार बार काम में लिया जा सकता है। तो ये क्या है, ये होते हैं ताप सुगठिया बहुलक। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, पॉली वाइनिल क्लोराइड, और जितने भी लीनियर या रेखीय बहुलक होते हैं वो सब भी किस में आते हैं, रेखीय बहुलक भी किस में आते हैं, ताप सुगठिया में। इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन क्या आता है, पॉलीस्टाइरीन, तो ये पॉलीस्टाइरीन भी किस में आता है, ताप सुगठिया बहुलक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये है अपने पास में ताप सुगठिया बहुलक। अब हम बात करते हैं ताप दृढ़ बहुलक की। भी ताप दृढ़ बहुलक का मतलब क्या होता है कि ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, क्या होते हैं, मजबूत, और इनको एक बार गर्म करने पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, जो एक बार इसको उपयोग में लेंगे उसको पुनः यूज में नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर। तो जितने भी खिलौने वाले सामग्री होती है, खिलौने बनाने वाली सामग्री, तो जितने भी खिलौने वाली सामग्री है या जितने भी खिलौने बनते हैं वो किसके बने होते हैं, ताप दृढ़ बहुलक के बने होते हैं। और इन बहुलक को आसानी से यदि अगर क्या कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, तो इनको पुनः जोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि इनके मध्य जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, त्रिय कार्बन होता है। इनको गर्म करने पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी इसका पुनः यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। ये इनको पुनः गर्म करने पर ये मृदुल नहीं होते हैं, यानी मुलायम नहीं होते हैं। ये कहने का मतलब बेताब सुगठिया कैसा होता है, मुलायम होता है, लेकिन ये मुलायम नहीं होता। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, बेकेलाइट, एग्जाम्पल क्या अपने पास, बेकेलाइट, रेजिन, क्या है, रेजिन, और क्या है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड, क्या है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं ताप दृढ़ बहुलक के अंदर। किसमें आते हैं, ताप दृढ़ बहुलक में आते हैं। ठीक है, तो ताप दृढ़ बहुलक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आधार पर हम बात करें तो कहने का मतलब इनका पुनः यूज नहीं होता है। ये क्या कहलाते हैं, ताप के आधार पर बहुलक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आणविक बलों के आधार पर। नेक्स्ट है आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर, तो नेक्स्ट अपने पास में है 5 नंबर, आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर, तो आणविक बलों के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार की। एक नंबर क्या होता है, प्रत्यास्थ बहुलक, क्या होता है, प्रत्यास्थ बहुलक होता है। और 2 नंबर क्या होते हैं, रेस्येदार बहुलक। 2 नंबर क्या होते हैं, रेस्येदार बहुलक। 2 नंबर क्या होता है, रेस्येदार बहुलक। तो प्रत्यास्थ बहुलक को क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टोमर्स कहते हैं। भी इलास्टोमर का मतलब क्या होता है कि इन बहुलक की जो संरचना है वो कैसी होती है, रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय। और इनके मध्य वांडरवाल बल होते हैं। क्या होते हैं, वांडरवाल बल। भी इनको अगर क्या करें, खींचेंगे, तो खींचने पर क्या है,
ये एक साइड में क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। खींचने पर क्या कर सकते हैं, इसको लंबा किया जा सकता है। लेकिन जब इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ने पर वापस पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं, पुनः अपनी अवस्था में लौट आते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक। क्या होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक। जैसे रबर होता है, क्या होता है, रबर। तो रबर को अगर खींचेंगे, खींचने पर लंबा हो जाता है, उसको पुनः छोड़ते हैं तो वो अपनी उसी स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक। नेक्स्ट क्या है, रेशेदार बहुलक को धागा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, धागा। जैसे रेशम का धागा होता है, क्या होता है, रेशम का धागा, जिसको हम बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बहुलक कहते हैं भी। ये कैसे होते हैं, मजबूत सहसंयोजक आबंध के द्वारा बंधे होते हैं। मजबूत सहसंयोजक आबंध के द्वारा बंधे रहते हैं। तो सहसंयोजक आबंध के द्वारा बंधे रहते हैं। तो इनके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। इनकी तरण सामर्थ्य क्या होती है, उच्च होती है। तरण सामर्थ्य क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें रेशेदार बहुलक के एग्जांपल लेते हैं, अपने पास में क्या है, नाइलॉन है। क्या अपने पास, नाइलॉन। इसके अलावा अपने पास में क्या है, पॉलीएस्टर। क्या अपने पास, पॉलिएस्टर। तो जितना भी धागा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशेदार बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेशेदार बहुलक। ठीक है। तो आणविक बलों के आधार पर बहुलक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक, जिसको इलास्टोमर्स कहते हैं, रेशेदार बहुलक। ठीक है। तो कहने का मतलब, तो आणविक बलों के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है संरचना के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के आधार पर जो हमने पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन है, तो वर्गीकरण में सबसे पहले हमने ये कहा था कि प्रकृति के आधार पर, इसका उद्गम स्रोत के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। फिर हमने कहा था एकलक इकाई के आधार पर, और फिर हमने क्या कहा था कि संरचना के आधार पर, फिर हमने कहा था बहुलीकरण के आधार पर, ताप के आधार पर और आणविक बलों के आधार पर। तो नेक्स्ट अपना है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो संरचना के आधार पर बहुलक को तीन भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर, संरचना के आधार पर तीन भागों में। तो एक नंबर क्या है अपने पास, एक नंबर अपने पास रेखीय बहुलक। क्या है, रेखीय बहुलक। ठीक है जी। और दूसरा अपने पास में क्या है, दूसरा है शाखित पॉलीमर या शाखित बहुलक। ठीक है। और तीसरा अपने पास में क्या आ जाएगा, तिर्यक बंध बहुलक। तीसरा क्या आएगा, तिर्यक बंध बहुलक आएगा। ठीक है। तो रेखीय जो बहुलक होता है, क्या होता है रेखीय बहुलक। तो देखिए, रेखीय बहुलक के अंदर जो एकलक इकाइयां होती है, क्या होती है, एकलक इकाइयां। कहने का मतलब है, जो रेखीय बहुलक होता है उसमें एकलक इकाइयां होती है। क्या होती है, एकल इकाइयां। और वो इस रूप के अंदर आपस के अंदर बॉन्ड बनाते हुए रहती है। ये इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से सीधी रेखाओं के अंदर नीचे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रेखीय बहुलक कहते हैं। तो ये जो रेखीय बहुलक होता है, इस बहुलक की श्रृंखला एक दूसरे पर जमी रहती है। और इस बहुलक में खास बात है कि इनकी जो तनन सामर्थ्य होती है, क्या होती है, तनन सामर्थ्य। क्या होती है, तनन सामर्थ्य होती है, वो क्या होती है, उच्च होती है। इनकी तनन सामर्थ्य क्या होती है, उच्च होती है। और अब तनन सामर्थ्य का मतलब क्या है, तनन सामर्थ्य। ठीक है। और इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है। इनके तनन सामर्थ्य भी क्या होती है, उच्च होती है। और ये जो एकलक इकाइयां होती है वो क्या होती है, रेखा के अंदर होती है, जिसको हम लीनियर कहते हैं, कि ये रेखीय संयों के रूप में जुड़ी हुई रहती है। और ये इकाइयां एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से सेट रहती है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। अब रेखीय बहुलक के अंदर जो इकाइयां एक दूसरे के साथ में जुड़ती है, वह क्या बनाती है, वांडर वाल बंध बनाती है। क्या बनाती है, वांडर वाल आबंध बनाती है। ठीक है।
और ये जो वांडर वाल बल होता है ये कैसा होता है, कमजोर होता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब रेखीय बहुलक में अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि एग्जाम्पल क्या है, तो उच्च घनत्व जो पॉलीथीन होती है, क्या होती है, उच्च घनत्व पॉलीथीन, तो वो किस में आती है, उच्च घनत्व पॉलीथीन भी किस में आती है, रेखीय बहुलक के अंदर आती है। ठीक है, इसके अलावा नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, क्या है, नाइलॉन व पॉलिस्टर। तो नाइलॉन होता है, क्या होता है, नाइलॉन, और पॉलीएस्टर, क्या होता है, पॉलीएस्टर होता है। तो ये भी क्या कहलाते हैं कि ये सब क्या है, रेखीय पॉलीमर है। क्या ये रेखीय पॉलीमर है, जिसको हम बोलते हैं रेखीय बहुलक है। ठीक है, तो कहने का मतलब रेखीय बहुलक की क्या विशेषता होती है कि रेखीय बहुलक होते हैं उसमें एकलक इकाइयां होती है, और रेखीय बहुलक में जो एकलक इकाइयां होती है वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से जमी हुई रहती है। कहने का मतलब ये इस प्रकार की जो इकाइयां होती है जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से वांडर वाल बल के द्वारा बंधी हुई रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में उच्च घनत्व पॉलीथीन, इसके अलावा नाइलॉन और इसके अलावा पॉलिस्टर, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं रेखीय बहुलक में। अब पढ़ते हैं 2 नंबर अपने पास में क्या है, शाखित पॉलीमर। देखिए शाखित पॉलीमर क्या है, 2 नंबर। इसके बाद अपने पास में है 2 नंबर शाखित, 2 नंबर है शाखित बहुलक। तो शाखित बहुलक में क्या होता है कि शाखित बहुलक का मतलब है कि एकलिक इकाइयां इस प्रकार से रेखीय रूप में होती है या एक सीधी रेखा के अंदर ये इस प्रकार से आबंध बनाकर रखती है, और इसके साथ में जो कुछ एकल इकाइयां होती है वो इस प्रकार से क्रॉस के रूप में और शाखाओं के रूप में जुड़ी हुई रहती है। इस रूप में रहती है, शाखाओं के रूप में जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है शाखित। क्या होती है, शाखित श्रृंखलाएं होती है। तो ये जो एकलिक इकाई है उसमें कुछ शाखाएं क्या निकलती है, ब्रांच के रूप में निकलती है, और इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये श्रृंखलाएं समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। ये कहने का मतलब भी यहाँ पे जुड़ने वाली एकलक इकाइयां हैं, क्या है, एकलक इकाइयां। तो ये जो शाखित बहुलक में जुड़ने वाली एकलक इकाइयां हैं वो समान भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये इकाइयां क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है। कहने का मतलब विशाखित बहुलक के अंदर जुड़ने वाली जो एकलक इकाइयां होती है वो समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल बात करते हैं कि इन एकलक इकाइयों में या शाखित बहुलक का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। इनकी तनन सामर्थ्य भी क्या होती है, कम होती है। इनकी तनन सामर्थ्य भी क्या होती है, कम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाखित बहुलक कहते हैं। ठीक है, और शाखित बहुलक के अंदर और क्या विशेषता है इसकी कि इनका घनत्व तो कम होता ही है और ये तनन सामर्थ्य भी क्या रखते हैं, कम। और तनन सामर्थ्य का मतलब क्या होता है कि जब किसी पॉलीमर को खींचते हैं या किसी भी रेशे को खींचेंगे तो वो लास्ट तक टूटता नहीं, यानी इसमें वांडरवाल में क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तनन सामर्थ्य इसकी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहें कि शाखित बहुलक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो शाखित बहुलक में एग्जाम्पल आता है अपने पास जैसे एमिलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोजन, क्या आता है, ग्लाइकोजन। इसके अलावा निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, या जिसको हम क्या कहते हैं, एलडीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलडीपीई। ठीक है, तो एलडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलडीपीई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो, और डी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, लो डेंसिटी पॉलीएथीन। क्या होता है, पॉलीएथीन, लो डेंसिटी पॉलीएथीन। ठीक है, तो ये क्या होता है, शाखित बहुलक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, नेक्स्ट अपने पास में तिर्यक बंध बहुलक। तीसरा कौन सा आता है, तिर्यक आबंध बहुलक। देखिए
देखिए नेक्स्ट आता है अपने पास 3 नंबर तिर्यक बंध बहुलक। तो तिर्यक बंध बहुलक का मतलब क्या होता है कि तिर्यक बंध बहुलक का मतलब होता है कि इसमें जुड़ने वाली श्रृंखलाएं या एकलक इकाइयां इस प्रकार से होती है। ये क्या होती है? रेखीय होती है। क्या होती है? रेखीय। ठीक है, क्या होती है? रेखीय इकाइयां होती है। अब ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो जो रेखाएं हैं, वो जो श्रृंखलाएं हैं वो इस रूप में जुड़ती है। तो ये क्रॉस क्या बनाती है? तिर्यक आबंध बनाती है। क्या बनाती है? क्रॉस तिर्यक आबंध बनाती है। तो ये जो तिर्यक आबंध होता है ये कैसा होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? यानी सहसंयोजक आबंध होता है। क्या होता है? सहसंयोजक आबंध। और यह सहसंयोजक आबंध कैसा होता है? प्रबल होता है। कैसा होता है? प्रबल। ठीक है, और प्रबल होने के कारण ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या है कि ये जितने भी तिर्यक आबंध बहुलक होते हैं ये द्वि आबंध और त्रिआबंध त्रिआबंध बहुलक यौगिकों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बहुलक यौगिकों में। ठीक है, ये त्रिआबंध और मतलब इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड बहुलकों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी विशेषता कि ये जो जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? तिर्यक आबंध होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? कठोर। क्या होते हैं? ये कठोर। और ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठीक है, अगर इनको क्या कर दिया जाए, किसी विलायक के अंदर घोल लेते हैं तो ये विलायक को क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विलायक को सोख लेते हैं। यानी हर किसी भी कंपाउंड के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन होता है? वो एकदम डिजोल्व या इसमें घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं और मजबूत, आसानी से टूटने वाले नहीं होते हैं। लेकिन जब ये टूट जाते हैं इसको पुनः जोड़ना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये द्विबंध और त्रिबंध के अंदर पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? तिर्यक आबंध युक्त होते हैं, कठोर में कैसे होते हैं? दृढ़। जैसे एग्जांपल की बात करें, बेकेलाइट आता है। क्या आता है? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट कैसे बनता है? बेकेलाइट का निर्माण होता है कि फिनोल के अंदर क्या मिला देते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल प्लस में क्या मिला देते हैं? फॉर्मल्डिहाइड मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट भी किसका एग्जांपल है? साकित है, सॉरी तिर्यक बंध बहुलक का। इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट क्या है? मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। तो मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड भी किसमें आते हैं? तो मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड भी क्या होता है? कि तिर्यक आबंध बहुलक होता है। इसके अलावा रेजिन भी आता है और वेकलाइज्ड रबर भी होता है। वल्कनीकृत रबर, क्या कौन सा रबर? वल्कनीकृत रबर भी किसके अंदर आता है? वल्कनीकृत रबर भी किसमें आता है? तिर्यक आबंध आबंध बहुलक के अंदर आता है। तो ये होता है तिर्यक आबंध बहुलक, जो क्रॉस आबंध युक्त होते हैं और इनकी जो श्रृंखलाएं होती है वो सहसंयोजक आबंध के द्वारा मजबूत बंधी हुई रहती है। और ये जो एकल इकाइयां होती है इनके बीच में मजबूत क्रॉस बंध पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं कि ये द्विबंध और त्रिबंध आबंध युक्त यौगिकों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे बेकेलाइट की बात करें, वल्कनीकृत रबर होता है, रेजिन होता है और मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये सब किस में आते हैं? तिर्यक आबंध। तो संरचना के आधार पर बहुलक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। जैसे रेखीय बहुलक, साकित बहुलक और तिर्यक बंध बहुलक है। इसके बाद हम बात करते हैं तापमान के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है 4 नंबर, ताप के आधार पर। 4 नंबर देखिए, ताप के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। तो ताप के आधार पर बहुलक की बात करें, 4 नंबर, ताप के आधार पर। ठीक है, तो ताप के आधार पर बहुलक को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? टेम्परेचर के आधार पर। सबसे पहले कौन सा आता है? ताप सुघट्य। ताप सुघट्य। ठीक है, और 2 नंबर क्या होता है? ताप दृढ़ बहुलक। कौन सा होता है? ताप दृढ़ बहुलक होता है। ठीक है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो ताप सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो ताप दर जो बहुलक होते हैं और ताप सुगठ्य बहुलक होते हैं उसमें क्या होता है, अंतर होता है। कैसे, देखिए, तो ताप दर बहुलक है और सबसे पहले क्या था, ताप सुगठ्य बहुलक है। कि ये जो बहुलक होते हैं ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम। ठीक है, इनको बार बार गर्म किया जा सकता है, बार बार क्या कर सकते हैं, इसको गर्म कर सकते हैं। इनके जो रेशे होते हैं, क्या होते हैं, रेशे, वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इसको बार बार गर्म करके क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इनको बार बार यूज करके और इनको ठंडा करने के बाद उसका पुनः क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये इन श्रृंखलाओं के मध्य आणविक आकर्षण बल क्या होता है, प्रत्यास्थ, और इसमें कोई क्रॉस बंध नहीं होता, और गर्म करने पर इनकी संरचनाओं में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब कि इन बहुलकों को यदि बार बार गर्म किया जाता है तो इनकी संरचना में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने का मतलब कि जो हम घरों के अंदर पीवीसी पाइप काम में लेते हैं, है ना, तो कहने का मतलब जब पाइप का हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, तो उन पाइपों को एक दूसरे के यदि क्या करवाते हैं, रोलिंग करवाते हैं, तो कहने का मतलब उनको बार बार गर्म किया जाए तो उनकी संरचना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। तो संरचना में प्रभाव न होने के कारण इनको पुनः बार बार काम में लिया जा सकता है। तो ये क्या है, ये होते हैं ताप सुगठ्य बहुलक। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, पॉली वाइनिल क्लोराइड, और जितने भी लीनियर या रेखीय बहुलक होते हैं वो सब भी किस में आते हैं, रेखीय बहुलक भी किस में आते हैं, ताप सुगठ्य में। इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन क्या आता है, पॉलीस्टाइरीन, तो ये पॉलीस्टाइरीन भी किस में आता है, ताप सुगठ्य बहुलक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये है अपने पास में ताप सुगठ्य बहुलक। अब हम बात करते हैं ताप दृढ़ बहुलक की। ताप दृढ़ बहुलक का मतलब क्या होता है कि ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, मजबूत, और इनको एक बार गर्म करने पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जो एक बार इसको उपयोग में लेंगे इसको पुनः यूज में नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर। तो जितने भी खिलौने वाले सामग्री होती है, खिलौने बनाने वाली सामग्री, तो जितने भी खिलौने वाली सामग्री है या जितने भी खिलौने बनते हैं वो किसके बने होते हैं, ताप दृढ़ बहुलक के बने होते हैं। और इन बहुलक को आसानी से यदि अगर क्या कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, तो इनको पुनः जोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि इनके मध्य जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, त्रिय का बंध होता है। इनको गर्म करने पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी इसका पुनः यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। ये इनको पुनः गर्म करने पर ये मृदुल नहीं होते हैं, यानी मुलायम नहीं होते हैं। ये कहने का मतलब ताप सुगठ्य कैसा होता है, मुलायम होता है, लेकिन ये मुलायम नहीं होता। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, बेकेलाइट, एग्जाम्पल क्या अपने पास, बेकेलाइट, रेजिन, क्या है, रेजिन, और क्या है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड, क्या है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं ताप दृढ़ बहुलक के अंदर। किसमें आते हैं, ताप दृढ़ बहुलक में आते हैं। ठीक है, तो ताप दृढ़ बहुलक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आधार पर हम बात करें तो कहने का मतलब इनका पुनः यूज नहीं होता है। ये क्या कहलाते हैं, ताप के आधार पर बहुलक। इसके बाद हम पढ़ते हैं
आणविक बलों के आधार पर। नेक्स्ट है आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर। तो नेक्स्ट अपने पास में है 5 नंबर, आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर। तो आणविक बलों के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की। एक नंबर क्या होता है? प्रत्यास्थ बहुलक। क्या होता है? प्रत्यास्थ बहुलक होता है। और 2 नंबर क्या होते हैं? रेस्येदार बहुलक। 2 नंबर क्या होते हैं? रेस्येदार बहुलक। 2 नंबर क्या होता है? रेस्येदार बहुलक। तो प्रत्यास्थ बहुलक को क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टोमर्स कहते हैं। भी इलास्टोमर का मतलब क्या होता है कि इन बहुलक की जो संरचना है कैसी होती है? रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय। और इनके मध्य वंडरवाल बल होते हैं। क्या होते हैं? वंडरवाल बल। भी इनको अगर क्या करेंगे? खींचेंगे। तो खींचने पर क्या है? ये एक साइड में क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। खींचने पर क्या कर सकते हैं? इसको लंबा किया जा सकता है। लेकिन जब इसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पर वापस पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं। पुनः अपनी अवस्था में लौट आते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक। क्या होते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक। जैसे रबर होता है। क्या होता है? रबर। तो रबर को अगर खींचेंगे, खींचने पर लंबा हो जाता है, उसको पुनः छोड़ते हैं तो वो अपनी उसी स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक। नेक्स्ट क्या है? रेशेदार बहुलक को धागा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? धागा। जैसे रेशम का धागा होता है। क्या होता है? रेशम का धागा, जिसको हम बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बहुलक कहते हैं। भी ये कैसे होते हैं? मजबूत सहसंयोजक आबंध के द्वारा बंधे होते हैं। मजबूत सहसंयोजक आबंध के द्वारा बंधे रहते हैं। तो सहसंयोजक आबंध के द्वारा बंधे रहते हैं। तो इनके क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। इनकी त्वरण सामर्थ्य क्या होती है? उच्च होती है। त्वरण सामर्थ्य क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें रेशेदार बहुलक के एग्जांपल लेते हैं, अपने पास में क्या है? नाइलॉन है। क्या अपने पास? नाइलॉन। इसके अलावा अपने पास में क्या है? पॉलीएस्टर। क्या अपने पास? पॉलीएस्टर। तो जितना भी धागा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशेदार बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेशेदार बहुलक। ठीक है। तो आणविक बलों के आधार पर बहुलक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से होते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक, जिसको इलास्टोमर्स कहते हैं, रेशेदार बहुलक। ठीक है। तो कहने का मतलब, तो आणविक बलों के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में डिवाइड किया गया है।